हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट के IIT JEE ऑन नीट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 6 की। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 6 में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्ट 5 में हमारी बात हो गई थी जहां पे हम मोर देन सिंगल ऑप्शन जो करेक्ट होते थे इस प्रकार के सवालों से डील कर रहे थे। इसी चीज को आज हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे और देखेंगे कि और ज्यादा टफ क्वेश्चन जब हमारे पास आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ जब आप एडवांस देते हो तो एडवांस में मैच द कॉलम प्रकार के सवाल भी आते हैं या फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो भी मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आपको एक थॉट क्लियर होगा कि ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ गए तो फिर आपको क्या करना है। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आगे जाके फायदा मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। जो लोग मुझे नहीं जानते जान जाओ भाई, मेरा नाम आशीष कपलेश। पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते चलेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देता हूँ ये आपको नोट करने हैं, अपने हाथों से अपने नोट्स बनाने हैं। जो डीपीपीज आपको मिलती है वो आपको सॉल्व करनी है। इनकेस किसी क्वेश्चंस में अगर डाउट आ जाए आपको, है ना, तो उसके लिए वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड कराता हूं, तो वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला पार्ट चल रहा है इसका हर एक क्वेश्चन आपको अपने हाथ से सॉल्व करना है, वो बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आई थिंक अगले सेशन से हम शुरू कर देंगे, तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ साथ सॉल्व करना। देखो भाई, ये पूरा पैटर्न हमने प्रॉपर्ली डिजाइन किया गया है और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलोगे तो कोई बैकलॉग नहीं रहेगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो आप बढ़िया आराम से अपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, कोई बैकलॉग नहीं रहेगा। तो लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम पास आएगा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी वहां पे। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरू करें क्या कहानी को। ओके चलिए, तो लास्ट टाइम पे 71 तक हम आ गए थे, 72 से आज हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर। यहां पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द पार्टिकल स्टार्ट विद अ सर्टेन वेलोसिटी बट द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। The velocity of the particle is constant throughout. The acceleration of the particle is constant throughout. The particle start with a constant velocity. The motion is accelerated and finally particle moves with another constant velocity. भाई क्या क्या दिखता है आपको? सर मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का अगर मैं स्लोप निकालूं, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं, दैट द स्लोप ऑफ s वर्सेस t, slope of distance versus time graph gives velocity, बहुत शानदार। इस ग्राफ को देख के आपको क्या फीलिंग आ रही है? इस ग्राफ को देख के जो फीलिंग हमें आती है, क्या हो रहा है इसको, हाँ अब ठीक है। तो मैंने देखा कि जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो स्लोली डिक्रीज हो रहा है एंड कुछ समय के बाद स्लोप 0 हो गया। हाँ, तो यहां पे स्लोप मैक्सिमम था, यहां पे स्लोप जो था वो मैक्सिमम था और इस पॉइंट पे स्लोप 0 हो गया। तो स्लोप जो है स्लोली डिक्रीज हो रहा है। स्लोप बोले तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी यहां पे जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है और कुछ समय के बाद यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 होने का मतलब पार्टिकल रुक जाएगा। चलिए भाई, समझ आती है बातें आपको? तो पार्टिकल चलना शुरू किया विद सम वेलोसिटी। भाई यहां पे स्लोप है, यहां पे स्लोप 0 नहीं है। एट दिस पॉइंट स्लोप नॉट इक्वल्स टू 0, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है विद सम वेलोसिटी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई और एक समय ऐसा है जब पार्टिकल रुक गया। तो आई थिंक ए ऑप्शन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं इस चीज को कि पार्टिकल शुरू करता है विद सम वेलोसिटी बट मोशन जो है वो रिटार्डेड है। आपको रिटार्डेड कैसे पता चला? रिटार्डेड मोशन का आइडिया हमें पता चला कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो रिटार्डेड मोशन है और फाइनली पार्टिकल रुक जाता है। बाकी के ऑप्शंस हमारे सारे गलत हो जाएंगे, फिर बाकी सारे ऑप्शंस अपने गलत हो जाएंगे। तो यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जो बिल्कुल करेक्ट था, बाकी के ऑप्शंस गलत थे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं समझ आती होगी बातें। नोट कर लीजिए, किया नोट? बहुत शानदार। चलिए भाई, अगला सवाल ग्राफ पे है फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज आर नॉट पॉसिबल?
इनमें से कौन से ग्राफ ऐसे होंगे जो पॉसिबल नहीं हो सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा है। देखो भाई, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, पॉइंट टू बी नोटेड कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जो कभी भी, अरे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ना तो डिस्टेंस कभी जीरो होती है, कभी नेगेटिव भी नहीं होती। नेगेटिव नहीं होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती है ना। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, समय के साथ डिस्टेंस कभी जीरो भी नहीं होती है। तो भैया यहां पे आप ग्राफ को देखेंगे तो इनिशियली डिस्टेंस जीरो हो गई थी। यहां पे देखो, एट t इक्वल्स टू जीरो डिस्टेंस जीरो चलता है। सर स्टार्टिंग में जब हम चले ही नहीं है तो डिस्टेंस कैसे होगी? मैं जब यहां पे खड़ा हूं और मैं चल ही नहीं रहा तो डिस्टेंस कितना कवर किया? जीरो। हाँ सर बिल्कुल। तो यहां पे डिस्टेंस जीरो समझ आता है। फिर आप चलने लगे, डिस्टेंस इंक्रीज हुई, जैसे जैसे समय बढ़ता गया डिस्टेंस इंक्रीज हुई और अब यहां पे देखना, अब समय और बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। ये गलत बात हो गई ना, ये गलत बात हो गई। यहां एट दिस पॉइंट डिस्टेंस अगेन जीरो, भैया गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता। समय के साथ डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। With passage of time, distance always increases. With passage of time, distance always increases. समय के साथ डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है भैया। ये तो डिक्रीज करने में लगे पड़े हैं डिस्टेंस को यहाँ पे। गलत है ये ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत ग्राफ बनाया है। हाँ, ये ग्राफ अगर वो डिस्प्लेसमेंट का बनाता तो एक बारी के लिए बात समझ आ जाती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन वगैरह चेंज होती है ना। नहीं, गलत बात है सर, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड वाला देखो, किसी जगह पे बोला जब t इक्वल्स टू जीरो था तो आपने ऑलरेडी किसी डिस्टेंस पे खड़े थे। हाँ हो सकता है भाई, जरूरी थोड़ी है कि जब आप स्टार्टिंग करोगे तो x इक्वल्स टू जीरो से ही करोगे। एक आदमी कहीं से भी चलना शुरू कर सकता है, तो डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है t इक्वल्स टू जीरो पे। और आप देख रहे हो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, वापस नहीं आ रही। पर हाँ ये बिल्कुल सही ग्राफ है ना। अच्छा, पर मुझे तो बताना है कौन से गलत हो सकते हैं, मुझे बताना है कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। एक तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ बिल्कुल सही बनाया है इन्होंने। ये ग्राफ बन सकता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा बेटा, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्या मांग रहे बच्चा? नॉट पॉसिबल वाला, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। यहां पे आइए, देखो उसने बड़ी अच्छी बात बोली है डिस्टेंस वर्सेस टाइम की। भैया सेम टाइम पे दो डिस्टेंस नहीं हो सकती। अरे तुम एक समय पे दो जगह कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते ना। तो वही तो बात है, गलत है ना ये ग्राफ। एक टाइम पे तुम दो जगह नहीं हो सकते, तो ये ग्राफ भी गलत है, तो ये ऑप्शन हम कंसीडर करेंगे। बेटा ये ग्राफ गलत बनाया है उन्होंने, क्योंकि एक समय पे दो डिस्टेंस नहीं हो सकती है, तो ये ग्राफ गलत है, हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि मुझे बताना है कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वाला ग्राफ मैं कंसीडर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अगेन समय के बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ता रहता है। तो जो गलत ग्राफ है वो है ए और सी, और यही हमारे सही आंसर्स भी होंगे। समझ गए बात को? छाप लो जल्दी से। किया नोट सभी ने? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ कांस्टेंट, भाई अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या हो सकता है? क्या वेलोसिटी और स्पीड बराबर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पहली बात तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या तात्पर्य है वो समझिए। बेटा अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट मींस इसकी डायरेक्शन फिक्स हो चुकी है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड भी जो हो जाएगा वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। तो इफ आई एम सेइंग दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स हो चुके हैं, अब ये चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। दैट मीन्स ये एक 1D मोशन कर सकता है,
क्या ये केस हो सकता है 1D मोशन का? सोच के देखना, क्या ये केस 1D मोशन का हो सकता है? एक आदमी है जो कि चलता है इधर की तरफ विद 5 मीटर पर सेकेंड, बेटा इसकी वेलोसिटी फिक्स होने का मतलब ये है कि अब कहीं पे भी देख लो इस आदमी को कहीं पे भी देख लो, वो इधर ही जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से। इस आदमी को कहीं पे भी देख लो, ये आदमी इधर की तरफ ही जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स हो चुका है। अब आदमी को यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कहीं पे भी देखो, वो एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। तो बेटा डायरेक्शन फिक्स होगी। 1D मोशन बोल सकता हूं मैं इसको। 1D मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। हाँ सर बिल्कुल, 1D मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एक ही बात है। 1D मोशन के स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक ही बात है। और 1D मोशन के लिए स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है। ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड, एवरेज वेलोसिटी और स्पीड भी एक ही होता है बेटा। स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी एक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्टेंस के बराबर ही हो रहा है ना भैया, तो क्या इसको लिखूं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम? वो तो स्पीड होता है। लो भाई, तो एवरेज वेलोसिटी को स्पीड के बराबर लिखा जा सकता है। वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा क्योंकि 1D मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था अपॉन टोटल टाइम, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर यहां पे 5 मीटर ले रहे हो तो यहां पे भी 5 मीटर ही होगा, क्योंकि वो 1D मोशन कर रहा है सर, डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, और डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो कुछ चेंज नहीं हो सकता यहां पे। तो डायरेक्शन का चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं हो रहा, तो भाई बात तो एक ही पड़गी फिर से, जो डिस्प्लेसमेंट वही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी सही हो सकता है। स्पीड इक्वल्स टू एवरेज स्पीड, बिल्कुल सर सही बात है, ये भी हो सकता है। स्पीड जो होती है इट इज योर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड जो होती है इट इज योर डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, सो एवरेज स्पीड जो होती है इट्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे बच्चे 1D मोशन है सब चलेगा, इसमें 1D मोशन है सब चलेगा, इट्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो ये दोनों भी बराबर हो सकते हैं। तो बेटा यहां पे चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही है आपके, ठीक है। तो यहां पे आपके चारों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, तो नोट कर लीजिए इसको, अच्छा सवाल था ये, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला सवाल, चेक द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। बेटा इनमें से बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अ बॉडी हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड कैन हैव द वेरिंग वेलोसिटी। अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरी हो सकती है, यानी कि चेंज हो सकती है। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, हो जाएगी ना सर डायरेक्शन चेंज करने से? यस, इफ डायरेक्शन चेंजेस तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर, ये अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। मैग्नीट्यूड फिक्स है, कोई बात नहीं, डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना, पर अरे वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे भी डायरेक्शन पे भी। मान लो तुमने मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट स्पीड मतलब तुमने मैग्नीट्यूड को फिक्स करने की कोशिश करी, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अ बॉडी हैविंग द कांस्टेंट स्पीड कैन हैव एन एक्सेलरेशन। हाँ हो सकता है भैया, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन तो आएगा। सिंस डायरेक्शन चेंजेस that means velocity changes, and if the velocity changes we have the acceleration। तो ये बात भी बहुत सही बोली उन्होंने, ये बात भी सही बोली है उन्होंने।
कि बॉडी की अगर कांस्टेंट स्पीड है तो भैया एक्सेलरेशन आ सकता है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि स्पीड कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आने से एक्सेलरेशन आता है बेटा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, if velocity and acceleration are in the same direction, then distance is equal to the magnitude of the displacement। बेटा अगर velocity और acceleration एक ही डायरेक्शन में है तो distance और magnitude of displacement एक होगा। सोचो जरा, सॉरी, सोचा, दिमाग लगाया, मैंने सोच लिया है। बेटा अगर कोई गाड़ी है हमारे पास, इधर जा रही है v वेलोसिटी से और गाड़ी का एक्सेलरेशन भी इधर ही हो रहा है, दैट मीन्स गाड़ी जो है हमारा वो 1D मोशन परफॉर्म कर रही है। गाड़ी क्या करेगी इस केस में? 1D मोशन परफॉर्म करेगी। तो अगर कोई गाड़ी है हमारे पास v वेलोसिटी से चल रही है और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है तो वो 1D मोशन है, और 1D मोशन होता है बेटा तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें सेम रहेगी। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाता है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वो 1D मोशन है। सॉरी, अच्छा अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में हो जाए तो वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो मैं चलते चलते ऐसे मुड़ जाऊंगा। फिर समझ गए बात को? अगर मैं वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है तो मैं चलते चलते ऐसे मुड़ जाऊंगा फिर। लेकिन अगर वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो वो 1D मोशन होगा, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। A body having the constant speed can have a constant velocity। डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हुई तो हो सकता है, ठीक है। तो a body having a constant speed can have constant velocity। बेटा यहां पे ये ऑप्शन तभी करेक्ट आप बोलोगे if direction does not changes। if direction does not changes, तो ये तभी लगेगा अगर डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है तो, लेकिन अगर डायरेक्शन में चेंज हो गया तो ये गलत बात हो जाएगी फिर, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड होने का ये मतलब नहीं होता कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो पिक्चर बदल जाएगी। तो यहां पे ये ऑप्शन गलत कर देना बेटा, क्योंकि वो कैन हैव बोल रहा है। अच्छा यहीं पे अगर वो बोलता कांस्टेंट स्पीड मे हैव द कांस्टेंट वेलोसिटी तो फिर बोलते हैं हाँ हो सकता है, पर अभी बोल रहा होगा, तो यार ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, उसको कंडीशन डालनी पड़ेगी साथ में कि डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही तो ही चीज। तो मेरे हिसाब से यहां पे 3 ऑप्शन जो हमारे पास आ रहे हैं उन पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को? सारे ऑप्शंस चेक करने आप लोगों को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल्स टू u t माइनस 2 प्लस a t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू u t माइनस 2 प्लस a t माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा यहां पे सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी की बातें कर रहा है, वो बोलता है u होना चाहिए। सो dx बाई dt किया जाए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो यहाँ पे u कांस्टेंट होता है, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस का a t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन 2t माइनस का 2 और यहाँ पे 1 माइनस का 0, ठीक है। पहले तो इसका स्क्वायर था, स्क्वायर आगे आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 होता है, यहाँ पे देखो पावर 1 आ गई, और फिर t का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है u प्लस 2a t माइनस का 2। अब वो बोलता है इनिशियल वेलोसिटी u होनी चाहिए, तो t इक्वल्स टू 0 करने से हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो होगी u, विच इज एक्चुअली द इनिशियल वेलोसिटी। और जब इस इनिशियल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, सो u कम्स आउट टू बी, या इसको vi लिख लेना यार, है ना, इसको vi लिख लेना। सो vi कम्स आउट बी u प्लस 2a इंटू 0 माइनस का 2, u माइनस का 4a, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी बेटा। सो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में आता है u माइनस का 4a, और ये बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी u होगी। गलत बात सर, बहुत गलत बात। इनिशियल वेलोसिटी है u माइनस का 4a और ये भाई साहब कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी u होगी, गलत बात है सर ये।
अच्छा चलिए भाई ठीक है। अब अगली बात है वो एक्सेलरेशन की कर रहा है, तो हम यही वेलोसिटी की इक्वेशन को उठा लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्सेलरेशन तो होता है dv बाई dt, तो चलो भाई डिफरेंशिएशन किया जाए d बाई dt ऑफ u प्लस 2a t माइनस का 2, u प्लस 2a t माइनस का 2, u का डिफरेंशिएशन 0 प्लस का 2a और t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो इट विल बी 2a। तो भैया एक्सेलरेशन जो आएगा वो कह रहा है कि 2a आएगा, तो एक्सेलरेशन 2a ये रहा सर, काट दे इसको भी। एक्सेलरेशन जो है वो 2a है, वो हमने सहमत की इस बात को, ये बिल्कुल सही है। एट t इक्वल्स टू 2 पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, तो भैया इस इक्वेशन में t की जगह 2 पुट करो, सो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, सो एट t इक्वल्स टू 2, बेटा x की इक्वेशन में t की जगह 2 पुट कर दीजिए, x की इक्वेशन में t की जगह 2 पुट कीजिए, x 0 आएगा जो कि ओरिजिन को डिनोट करता है। सो बिल्कुल सही बात बोलिए कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे पार्टिकल ओरिजिन पे होगा। तो इसका सी और डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएंगे, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी आप लोगों को बातें, है ना? नोट कर लो इसको भी, किया नोट? चले भाई आगे बढ़े। अगला सवाल क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट में हैव, एक ऑब्जेक्ट के पास क्या हो सकता है, वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग द वेरिंग वेलोसिटी। स्पीड वेरिएबल है लेकिन वेलोसिटी फिक्स है ऐसा नहीं हो सकता सर, गलत बात है। वेरिएबल स्पीड विदाउट हैविंग द वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब स्पीड वेरिएबल हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल नहीं होगी। अरे बहुत गलत बात बोल दी सर इसने, ऐसा नहीं हो सकता सर। अगर स्पीड वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी भी वेरी करेगा, अगर स्पीड वेरिएबल है तो वेलोसिटी भी वेरिएबल होनी चाहिए। वेरिएबल वेलोसिटी विदाउट हैविंग द वेरिएबल स्पीड, ये हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि वेलोसिटी जो होगी वो तो वेरिएबल हो जाए। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि वेलोसिटी जो है वो तो वेरिएबल हो जाए और जो स्पीड रहेगी वो फिक्स हो जाए। हो सकता है क्या ऐसा? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। ऊपर वाला क्या कह रहा था कि स्पीड वेरिएबल हो सकती है लेकिन वेलोसिटी फिक्स होगी, गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। अगला केस बोल रहा है कि वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है, स्पीड फिक्स हो जाए। हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि अगर डायरेक्शन चेंज हो, अगर सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आए, अगर सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आए तो फिर वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी। ये बात सही बोली इसने बिल्कुल। अच्छा अगला केस देखो, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग द वेरिइंग वेलोसिटी। नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा विदाउट हैविंग द वेरिएबल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा विदाउट हैविंग द वेरिएबल वेलोसिटी। विदाउट हैविंग द वेरिएबल वेलोसिटी के बिना एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। सही बात है ना? वेरिएबल वेलोसिटी के बिना एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, सही बात है। अरे हाँ, वेरिएबल वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। ये कहना चाहता है कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो जाए, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वेलोसिटी आपकी वेरिएबल हो जाए तो एक्सेलरेशन उस केस में जीरो नहीं हो, नॉन जीरो मतलब ये सही है। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि वेरिएबल वेलोसिटी के बिना एक्सेलरेशन नॉन जीरो, नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा बिना वेरिएबल वेलोसिटी के। नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है विदाउट हैविंग द वेरिएबल वेलोसिटी। सही बात है ना? अरे वेरिएबल वेलोसिटी के बिना नॉन जीरो एक्सेलरेशन, सही है कि गलत है? वेरिएबल वेलोसिटी के बिना नहीं हो सकता। ओहो हो क्या कर दिया, नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी नहीं होगी। वेरिएबल वेलोसिटी अगर नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो कहां से आएगा? तो ये कहता है कि वेलोसिटी वेरिएबल है
उसके बिना, यही बोलना चाहता है कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग द वेरिएबल वेलोसिटी। तो कहना चाहता है कि भैया नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा बिना वेरिएबल वेलोसिटी के। नहीं हो सकता सर, गलत बात है ये। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिएबल वेरिंग स्पीड, नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है बिना वेरिएबल स्पीड के, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है डायरेक्शन चेंज करने पे, बिल्कुल है ना। विदाउट हैविंग वेरिएबल स्पीड देयर विल बी नो नॉन जीरो एक्सेलरेशन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, गलत होता है ये बात, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ना कहना चाहता है दैट वी हैव द नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट द वेरिएबल वेलोसिटी, विदाउट वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी को अगर फिक्स कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो का। मैं वहां पे सही कर देता हूं, इसको वेलोसिटी को फिक्स करना चाहता था। इसका कहने का तात्पर्य था कि वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाए तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो का। बहुत गलत बात थी है ना। चलिए भाई, तो हमारे ऑप्शन बी और डी यहां पे बिल्कुल सही होंगे। तो स्पीड वेरिएबल कर रही है बिना वेरिएबल वेलोसिटी के, वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्पीड वेरी करी, गलत बात है। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरी कर सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, गलत बात है। वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट है तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसका तात्पर्य स्पीड कांस्टेंट होगी, इसका तात्पर्य स्पीड कांस्टेंट होगा तो फिर एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है भाई डायरेक्शन चेंज करने पे। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हो सकता है ये, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था भाई, है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, शब्दों के जाल में इसने फंसा लिया था। एनीवेज नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट? बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो एट टी इक्वल्स टू जीरो, देन भैया पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है टी इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। टी इक्वल्स टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फिर एक्सेलरेशन है टी इक्वल्स टू जीरो, मस्ट बी जीरो। बोल रहा है एक्सेलरेशन को भी जीरो होना पड़ेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन को भी जीरो होना पड़ेगा। ये बहुत गलत बात है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन जीरो की नहीं। मुझे नहीं पता कि एट टाइम इक्वल्स टू टी सेकेंड्स पे, एट टाइम इक्वल्स टू टी पे वेलोसिटी क्या है, मैं नहीं जानता हूं। तो मैं कैसे कह दूं कि एक्सेलरेशन जीरो होगा? क्या पता है यहां पे कुछ वेलोसिटी आ जाए। अगर यहां पे कुछ वेलोसिटी आ गई दैट मींस एक्सेलरेशन तो होगा। बेटा इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, किसी टाइम टी पे अगर कोई वेलोसिटी होगी तो जीरो से वी तक आने में एक्सेलरेशन तो है, तभी तो वेलोसिटी का चेंज हुआ। तो ये क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू जीरो मस्ट बी जीरो ही होना चाहिए। बेटा अगर टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया सो किसी टाइम टी पे फाइनल वेलोसिटी भी जीरो ही हो जाएगी। अगर इनिशियली एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया तो वो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, वो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, वो फिक्स रहेगी अपनी जगह पे। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता सर। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या पता बाद में क्या वेलोसिटी है। तो मस्ट बी वाली बातें गलत है, जबरदस्ती नहीं है। हो सकता है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, हाँ ये सही बात है। अब सर आपने इसको टिक लगा दिया ऊपर वाले को, ऊपर वाला बोल रहा है कि होना ही चाहिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियली एक्सेलरेशन को भी जीरो होना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए, मे बी मतलब अगर हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। हाँ ये हो सकता है सर। इसमें क्या है, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, इस पे हमने चांसेस ले लिए। हमने बोला कि यार अगर वो जीरो होगा तो फिर फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। ये तो बोल रहा है होना ही चाहिए, ये बोल रहा है होना ही चाहिए, ये बोल रहा है अगर होगा तो। अंतर आता है ना दोनों में। चलो भाई, if the acceleration is zero from t equals to 0 to t equals to 10 seconds, the speed is also zero in this interval। बिल्कुल सही बात है सर। अगर इनिशियली यानी कि t equals to 0 से लेके t equals to 10 seconds के बीच में एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वी नो हेयर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और बेटा अगर इस इंटरवल में एक्सेलरेशन जीरो होगा तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी भी जीरो ही हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बात बोलिए। तो उस केस में स्पीड जीरो ही रहेगी। फिर अगर स्पीड जीरो है फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 10 सेकंड्स देन द एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। बेटा स्पीड जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। क्या ये बात सही रहेगी? बोलो जरा। हाँ
एक मिनट रुको, एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड 0 रहेगी, एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड 0 रहेगी, ठीक है, सही है। अगर स्पीड 0 है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड तक, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्या बोलते हो, सही है? लगा दो ताला। अगर स्पीड 0 आती है 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड्स के बीच में, अगर इस इंटरवल में स्पीड 0 है तो दैट मींस एक्सेलरेशन भी 0 ही है बेटा, उसमें कुछ नहीं किया उसने इसमें, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 थी, तो इनिशियली स्पीड 0 थी, और इस पूरे टाइम इंटरवल में अगर स्पीड 0 है तो इस पूरे टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था पार्टिकल। समझते हो ना बात को सभी लोग ना? लिख लो, किया नोट सभी ने? समझ गए बात को? चलो भाई, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। भाई यहां पे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना दिया गया है आप लोगों के लिए। तो भाई क्या देखते हो तुम लोग यहां से? पहली चीज सर, वीटी कर्व को देख के मेरे मन में जो ख्याल आया वो ये आया कि इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स मी एक्सेलरेशन, और यहां पे तो स्लोप आपको पता है नेगेटिव दिख रहा है, तो भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव। लेकिन हर जगह पे जो आप स्लोप बना रहे हो, हर जगह पे आप देखो स्लोप कांस्टेंट है बेटा, हर जगह पे स्लोप कांस्टेंट है। तो मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन भी क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप निकाल के देखा, स्लोप कांस्टेंट आया, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। बहुत अच्छी बात है। अगला ऑप्शन बोलता है कि पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, मतलब अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, कभी ऐसे वापस मुड़ के नहीं आएगा। गलत बात है सर। ये मैंने जो देखा ग्राफ में, मुझे क्या दिखा वो मैं तुम्हें भी दिखाने की कोशिश करता हूं। जब ग्राफ को देखा तो ऐसा लगा जैसे ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे वेलोसिटी नेगेटिव है, और बेटा वेलोसिटी अगर नेगेटिव है मतलब वो तो चेंज हुआ है, पार्टिकल ने डायरेक्शन बदल ली है अपनी। पहले पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा, चल रहा है, सडनली वो मुड़ गया और अब उसने अपनी वेलोसिटी नेगेटिव कर लिया और अब चल रहा है। तो क्या वो पार्टिकल टर्न अराउंड हुआ? बिल्कुल हुआ। ये बोल रहे टर्न अराउंड नहीं होगा, गलत बात है भाई। पार्टिकल का जीरो डिस्प्लेसमेंट है, क्या कहते हो तुम लोग? क्या कहते हो तुम लोग? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दे? जरूरी है क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए? बिल्कुल सर। देखो ना, ये एरिया देखो, एरिया अंडर वीटी कर्व विद द साइन क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व अलोंग विद द साइन गिव्स मी द डिस्प्लेसमेंट। इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट कितना होगा? 100/2। इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट कितना होगा? माइनस का 100/2। सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा ना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 20 सेकेंड्स के आगे की भी तो कहानी होगी। उसने ऐसा थोड़ी बोला कि ग्राफ यहां पे आके रुक गया, उसने ऐसा बोला कि ग्राफ यहां पे आके रुक गया। मुझे क्या पता कहानी आगे चल रही हो, क्या पता ग्राफ आगे भी जा रहा हो। वो तो बस 20 सेकेंड्स तक की बात बोलिए। अगर वो बोलता पार्टिकल हैज अ जीरो डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड्स, अगर वो बोलता कि पार्टिकल हैज अ जीरो डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड्स, तो मैं ऑप्शन को करेक्ट करता, बट इसने 20 सेकंड्स नहीं बोला, तो मैं नहीं बोलूंगा कि ऑप्शन सही है, गलत है भैया ये ऑप्शन। अगर वो बोलता कि जीरो डिस्प्लेसमेंट 20 सेकंड्स में हो रहा है, मैं बिल्कुल सहमत होता इसकी बात से, लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं, तो मैं क्यों बोलूं ऐसे? जब तक कंफर्म नहीं है तब तक टिक नहीं लगाएंगे। The average speed in the interval 0 to 10 seconds is same as the average speed in the interval. Obvious सी बात है सर, एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आप एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो, इट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और आप देख रहे हो डिस्टेंस जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व से मिलता है। तो सेम टाइम में क्या वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 0 से 10 सेकेंड्स की बात हो रही है, 10 to 20 10 सेकेंड्स की बात हो रही है। पहले 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया 100/2 मीटर का, अगले 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया 100/2 मीटर का। डिस्टेंस को साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है? हाँ सर बिल्कुल। तो क्या एवरेज स्पीड
सेम हो जाएगी, बिल्कुल सेम होगी सर। इक्वल टाइम में देखो 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 100/2, अगले 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 100/2, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, एवरेज स्पीड सेम रहेगी। तो इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होंगे, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। सो ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, मेन टास्क यही अपना, अगर वो आ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया, कर दो ना तुम लोग, कर लिया करो भाई, नोट किया करो। मैंने क्या बोला था, अपने हाथों से लिखोगे चीजें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम टाइम t1 एट अल्फा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x, then it deaccelerate to rest at constant retardation beta in time t2 for distance y, then बेटा ध्यान से देखिएगा, एक नया तरीका बता रहा हूं ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। ऐसे सवाल आए तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाने की कोशिश किया करो बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो एक ट्रेन एक्सेलरेट कर रही थी फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बहुत बढ़िया, ट्रेन यानी कि रेस्ट पे थी। अब वो ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, तो ये देखो ट्रेन ने एक्सेलरेट किया, ये कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचेगी आके, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, अल्फा से वो एक्सेलरेट कर रही थी। उसके बाद अब ट्रेन डी एक्सेलरेट कर रही है, सो यहां पे उसने बीटा से क्या किया, देखो डी एक्सेलरेट किया, स्पीड कम होगी ना, पहले स्पीड इंक्रीज हो रही थी, मैक्सिमम पे पहुंची, अब वो डी एक्सेलरेट हुई, बहुत बढ़िया। इतने से पार्ट में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, इतने से पार्ट में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया y। क्या मतलब सर? अरे बेटा एरिया अंडर द वीटी कर्व डिस्टेंस देता है, एरिया अंडर द वीटी कर्व। पहले वाले के लिए जो टाइम उसने लगाया वो था t1, दूसरे वाले के लिए जो टाइम उसने लगाया वो था t2। तो आपको रिलेशन बताना है एक्स वाई t1 t2, एक्स वाई अल्फा बीटा और अल्फा बीटा t1 t2 के बीच में। यहां पे दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, पता नहीं कितनी होगी, हमें उससे लेना देना नहीं है, बट हाँ दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये जो पार्ट है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का होगा, ये पार्ट t1, ये पार्ट t2। ये जो अल्फा है दिस इज द एक्सेलरेशन, स्लोप है इसका, बीटा इसका स्लोप हो जाएगा। तो इसका स्लोप है अल्फा, इसका स्लोप है बीटा। चलिए भाई, स्लोप ऑफ द वीटी कर्व गिव्स यू एक्सेलरेशन। ये पॉइंट O मान लेते हैं, ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं, ठीक है। सो स्लोप ऑफ OA इज योर अल्फा एंड स्लोप ऑफ AB इज योर बीटा। कहने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं कि वहां रिटार्डेशन हो रहा है ना, यहां पे बोलने की जरूरत नहीं है, साइन सुइन लगाने की जरूरत नहीं है, हम समझ रहे हैं कि वो रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे OA का स्लोप निकालने की कोशिश करी तो स्लोप ऑफ OA कैन बी ऑल्सो रिटन एज tan theta which is equals to perpendicular upon base। अगर इस ट्राइंगल में देखोगे तो परपेंडिकुलर पे दिखेगा V मैक्सिमम, बेस में दिखेगा T1। अरे ये बेटा V मैक्स के बराबर है क्या? ये वाला पार्ट देखो ना, V मैक्स के बराबर आ रहा है, ये हाइट, हाँ सर। सो परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे V मैक्स और बेस की जगह लिखेंगे T1। सो यहां से स्लोप ऑफ OA इज V मैक्स अपॉन T1, जो कि किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। बहुत ही शानदार। वैसे ही अब हम AB के स्लोप की बात करेंगे। हम जानते हैं AB का स्लोप नेगेटिव है, माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा फॉर्मूला लगा देना, MAB इक्वल्स टू tan ऑफ, अगेन यहाँ पे स्लोप थीटा डैश बोल देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा वो। परपेंडिकुलर इसके लिए भी V मैक्स और इसका बेस T2, तो यहाँ पे होगा V मैक्स अपॉन T2 और ये स्लोप बीटा के बराबर था। तो एक जगह से तो मुझे अल्फा मिल रहा है, एक जगह से मुझे बीटा मिल रहा है। तो चलिए भाई एक काम कर लेते हैं, यहां से देखा जाए तो V मैक्स अल्फा T1 है, V मैक्स बीटा T2 है, दोनों का आपस में डिवाइड कर सकते हैं या फिर इक्वेट भी कर सकते हैं आप लोग। सो अल्फा अपॉन बीटा T1 T2 के फॉर्मेट में निकालें क्या? चलो भाई T1 बाई T2, चलो अल्फा बाय बीटा ही कर लेते हैं। अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा की जगह V मैक्स अपॉन T1, बीटा की जगह V मैक्स अपॉन T2। अपॉन में, अपॉन के भी अपॉन में जो होता है वो ऊपर चला जाता है और ये अल्फा अपॉन बीटा
बराबर हो जाते हैं T2 बाई T1 के। क्या समझ आई सभी को बातें? उल्टा करके लिख ले इसको। सो T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। देखो भाई ऑप्शन में कुछ दिख रहा है क्या? ऑप्शन में दिखा कुछ? T1 बाई T2 इक्वल्स टू इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। अरे ये रहा सर, बहुत ही शानदार। सो T1 बाई T2 इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई आगे देखते हैं कुछ और बातें। अभी ऐसा एक ऑप्शन पे टिक लगा के आगे मत बढ़ जाना, बाकी के ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। चलिए भाई अब देखो ये काम तो आपने स्लोप का किया, जरा इसका एरिया भी तो निकालो। एरिया x के बराबर, इसका एरिया y के बराबर। सो एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस देता है। सो x इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। क्या इस बात से सहमत रहेंगे आप लोग? बोलो तो। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट यहां पे v max, बेस यहां पे T1। हाफ बेस इंटू हाइट। ओए स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं इसका? हाँ, ये है x के बराबर। सिमिलरली y के बराबर होगा हाफ बेस T2 इंटू हाइट। ठीक है, दोनों का आपस में डिवाइड किया तो v max से v max, हाफ से हाफ, x अपॉन वाई इक्वल्स टू T1 बाई T2। ये एक और नई चीज हमें मिल गई। चलो देखते हैं क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। T1 बाई T2 x अपॉन वाई के बराबर होगा। T1 बाई T2 x अपॉन वाई के बराबर होगा। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। अब देखो जरा दोनों T1 बाई T2 क्या कंपेयर कर दें तो बीटा अपॉन अल्फा क्या x अपॉन वाई के बराबर होगा? देखो ना, ये भी T1 बाई T2, ये भी T1 बाई T2, ये x अपॉन वाई, ये बीटा अपॉन अल्फा। तो क्या x अपॉन वाई बीटा अपॉन अल्फा के बराबर नहीं होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा। x y बराबर हो कोई जरूरी नहीं है ऐसा। x और y बराबर नहीं होंगे बेटा। अगर T1 T2 बराबर होंगे तो ही x और y बराबर हो सकते हैं। इफ T1 इक्वल्स टू T2 देन ओनली x और y बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज x और y इक्वल कभी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन में, क्वेश्चन में तो कहीं बोला नहीं कि T1 और T2 बराबर है, तो क्यों बोलूं मैं x और y इक्वल है। तो यहां पे इसके तीन ऑप्शंस करेक्ट है, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि T1 और T2 दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी दिमाग लगाने वाला था। लिख लो इसको जल्दी से। बाकी समझ तो आ रही है ना बात आप लोगों को? सो तो नहीं गए तुम लोग? सो मत जाना यार, बाकी जगे रहो। ठीक है, इतनी ही चाहता हूं तुमसे चीजों को। क्या निकल रहा है मुंह से? चलो कोई बात नहीं। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल, इन द फिगर शोन इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। भाई यहां पे पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की जो कि एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो यहां पे पार्टिकल की पोजीशन बता रखी है और टाइम का कर्व दे रखा है। देन द पार्टिकल हैज कम टू द रेस्ट फॉर 6 टाइम्स। पहला ऑप्शन, क्या ये बात सही रहेगी? द मैक्सिमम स्पीड इज एट t इक्वल्स टू 6 सेकंड। क्या ये बात सही रहेगी? द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 6 सेकंड। क्या ये बात सही रहेगी? या एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इन नेगेटिव। या ये बात सही रहेगी? पोजीशन टाइम कर्व दे दिया है, बाकी ये सारी बातें आपसे पूछ रहा है। समझदार हो, दिमाग लगाओगे। पहली बात, स्लोप ऑफ xt curve gives me the velocity। भैया पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ और उसका स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। देखो पहली बात तो स्लोप जीरो कहां हो रहा है सर? एक बार स्लोप यहां जीरो हो जाएगा, एक बार स्लोप यहां जीरो होगा, एक बार स्लोप यहां जीरो होगा, एक बार यहां जीरो होगा, फिर यहां, फिर यहां। 1 2 3 4 5 6 6 जगह पे स्लोप जीरो हुआ है। और अगर 6 जगह स्लोप जीरो हुआ है दैट मींस इसी जगह पे वेलोसिटी भी जीरो हुई है। और जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाए बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ जाती है। तो पार्टिकल जो है रेस्ट पे है 6 बार। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 6 बार स्लोप जीरो हुआ, 6 बार वेलोसिटी जीरो हुई, और जहां वेलोसिटी जीरो वहां पार्टिकल रेस्ट पे। चलिए भाई, द मैक्सिमम स्पीड इज एट t इक्वल्स टू 6। बेटा t इक्वल्स टू 6 पे आप देखो लगभग स्लोप जीरो है। t इक्वल्स टू 6 पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, और ये बोल रहा है मैक्सिमम। बेवकूफ बनाते हैं सर ये। चलो भाई काट दो इसको।
द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 6 सेकंड्स। भाई यार 0 से लेके 6 सेकंड्स तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है सर। यहां देखो वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां पे 0, यहां पे भी 0, ये लो भाई वेलोसिटी नेगेटिव, यहां पे 0, ये लो भाई वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां पे 0, ये लो भाई वेलोसिटी नेगेटिव, यहां पे 0, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां पे 0 और फिर वेलोसिटी नेगेटिव। तो वेलोसिटी कुछ जगह पॉजिटिव भी है, कुछ जगह नेगेटिव भी है। ये बोलता है वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव, नहीं 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 भैया, नेगेटिव भी हो रही है वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव। भैया एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 नेगेटिव बोल रहा है वो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये जानते हो आप लोग? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बेटा ये रही इनिशियल पोजीशन और यहीं पे कहीं पे आ रही है फाइनल पोजीशन। हाँ ये क्या दिख गया मुझे, ये कहीं पे इनिशियल पोजीशन और यहीं पे कहीं पे फाइनल पोजीशन भी आ रही है। तो सिंस इनिशियल पोजीशन इज वेरी क्लोज टू द फाइनल पोजीशन, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मैं 0 कह सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट को 0 कह सकते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। लीजिए भाई ये हमारा सवाल खत्म हो गया। इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट था जो था पहले वाला। डिस्प्लेसमेंट 0 होने से एवरेज वेलोसिटी कौन सा कुछ बच जाएगी, वो भी तो 0 हो जाएगी। चलिए भाई समझते हो बात को, समझते हो ना बात को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को किसी प्रकार का? लिख लो इसको। हो गया, बढ़े आगे। अगला सवाल असर्शन रीजन टाइप के। मैंने बोला था ना वैरायटी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ऐसे असर्शन और रीजन के सवाल भी आते हैं जिन पे अपने को कमांड बनानी है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि बेटा अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। है स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन होती है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के प्रोपोर्शनल है तो ही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के प्रोपोर्शनल है तो ही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बन सकता। चलिए भाई, वो बोलता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उनके हिसाब से एक्सेलरेशन है कांस्टेंट k के बराबर मान लेते हैं। एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv बाई dt इक्वल्स टू k। सो dv इक्वल्स टू k dt, इंटीग्रेट किया सो v इक्वल्स टू kt। भैया c वगैरह आएगा, अभी उस सब चीजों को छोड़ दीजिए। तो v यहां से kt आ रहा है, v को लिखते हैं ds बाई dt इक्वल्स टू kt। तो dt को इधर भेजेंगे तो ds बनेगा kt dt, और जब इंटीग्रेट किया दोनों तरफ तो इंटीग्रेशन करने से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है kt स्क्वायर बाई 2। भाई साहब ये क्या देखने को मिल रहा है? डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। बनेगा स्ट्रेट लाइन? बनेगा स्ट्रेट लाइन? नहीं बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला। क्या बनेगा यहां पे? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। ठीक है, तो ये बोलता था असर्शन की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है किसी भी बॉडी का जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है वो स्ट्रेट लाइन है। सही बात बोली इसने? नहीं बोली सर, गलत है। तो देखो बेटा असर्शन फॉल्स है यहाँ पे, तो असर्शन हमारा फॉल्स हो गया यहाँ पे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या बोलता है? दिस फॉलोज फ्रॉम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। अगर हमने तो अभी क्या है डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, पूरे तरीके से लिमिट वगैरह लगा के सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलने वाली है बेटा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिलेगा। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिलेगा आपको। तो ये बात बिल्कुल सही बोली है, s प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, हमारे भी तो s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर आ रहा है। रीजन बिल्कुल सही दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत बोल दिया उसने। तो क्या बोले बेटा? असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझते हो ना बात को? लिख लो इसको। हो गया? चलिए वेरी गुड। यहां पे आइए, एक और सवाल देखिए असर्शन रीजन पे।
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी जीरो, बेटा एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है इवन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉन जीरो। वो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो। वो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जबकि डिस्टेंस जीरो नहीं है। हो सकता है ऐसा, डिस्टेंस जीरो नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो एक आदमी अपने घर से सब्जी मंडी गया, सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के वापस अपने घर पे आ गया। बोलो बेटा डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो और डिस्टेंस मान लीजिए डी डिस्टेंस पे सब्जी मंडी थी, सो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 2d हो जाएगा। तो डी डिस्टेंस जाना, डी डिस्टेंस आना। तो बिल्कुल असर्शन सही बोला है, ठीक है। असर्शन जो है वो सही है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है जबकि डिस्टेंस जीरो ना हो सकता है। द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बात भी सही है। लेकिन ये जो रीजन है ये इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये जो रीजन है ये इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह क्या बनी थी बेटा? यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह बनी कि जो हमारा इनिशियल पोजीशन था वही हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो गए। बट इसने क्या बोला रीजन में इसके? द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बात सही बोली है लेकिन वो इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो इसके लिए क्या होगा बेटा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बिल्कुल सही बात है। रीजन जो है वो असर्शन का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर रीजन में ऐसा लिखता सिंस द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन आर सेम तो बोलते कि सर असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। पर ऐसा नहीं हुआ। उसने बोला डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई ये वो वजह थोड़ी है डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की। यहां पे यहां तो डिस्प्लेसमेंट जीरो इसलिए हुआ क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम थे। तो हमने टिक लगाया कि असर्शन तो ट्रू है। ऐसा नहीं कि ये गलत लिखा है इसने, ये भी सही लिखा है इसने, लेकिन ये जो रीजन है वो इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। समझ गए बात को? सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। किया नोट? बढ़े आगे? चलिए भाई एक और सवाल देखते हैं असर्शन रीजन पे। When the velocity of a particle is zero, then the acceleration of the particle is zero. वो बोल रहा है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है दैट मींस एक्सेलरेशन भी जीरो है। क्या ये बात सही रहेगी? सेकंड केस में क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर पता है क्या है, इसने ये वाली बात गलत बोल दी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो, ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक्सेलरेशन तो डिपेंड करता है वेलोसिटी के चेंज पे, ना कि वेलोसिटी पे। ये बात उसने सही बोली है। तो असर्शन उसने गलत बोला है। असर्शन में ऐसी बात गलत बोल दी उसने कि वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये गलत बात है। अच्छा तुम बोल रहे होंगे कि सर इनिशियल वेलोसिटी का तो पता नहीं, अगर इनिशियली वो रेस्ट पे होगा तो। अभी ये चीजें बोली नहीं है उसने। जब तक वो सवाल में चीजों को खुद से नहीं बोलेगा आप खुद से कंसीडर मत करना कुछ भी, ठीक है? तो यहां पे मैं बोलता हूं असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। बेटा जो रीजन है एक्सेलरेशन इज द इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। और असर्शन बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये गलत बात है सर। हाँ इसकी जगह अगर वो बोलता व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो देन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो, तो ये बात सही होती। बट उसने सिर्फ बोला कि वेलोसिटी जीरो होने पे एक्सेलरेशन जीरो, ये गलत होती। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप के जो सवाल होते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप असर्शन रीजंस को बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टाइप के सवाल हैं बेटा। इनमें सिर्फ आप तभी फंसोगे जब कॉन्सेप्ट वीक होंगे आपके। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना ताकि ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाए। इसके अलावा बेटा एक और वैरायटी जो जेईई एडवांस में दिखती है वो है मैच द कॉलम। ठीक है, बचपन में आपने किया था ना मैच द फॉलोइंग वाले सवाल, ये वही है। चलिए भाई कैसे आते हैं सवाल। यहां पे बोला है द इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड इन कॉलम फर्स्ट। यहां पे इक्वेशंस डिस्क्राइब कर दी है किसी भी पार्टिकल के मोशन की। एट टी इक्वल्स टू 0 पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे था और रेस्ट पे था। तो टी इक्वल्स टू 0 पे दो चीजें पता है।
एक तो पार्टिकल ओरिजिन पे था, ऑल्सो पार्टिकल रेस्ट पे था। ये चीज डिनोट करती है कि ओरिजिन पे था, और ये नीचे वाली चीज डिनोट करती है कि वो रेस्ट पे था। सो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल एक तो ओरिजिन पे था और पार्टिकल रेस्ट पे था। तो चलिए भाई, नाउ लेट्स मैच द कॉलम। पहला कहता है x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस का 2। बेटा इनमें से अब देखो क्या क्या चीजें सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला पार्ट, ये वाली इक्वेशन उठाओ, इस इक्वेशन को उठा के देखो कौन कौन सी चीजें सेटिस्फाई हो रही है। सो x इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस का 2। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज 8। तो चलिए भाई, पहली बात तो वेलोसिटी की बातें कर लेते हो। तो dx बाई dt इज योर वेलोसिटी इक्वल्स टू 6t, और वो बोल रहे t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी 8 होगा। तुम भी बताओ, हो सकता है? नहीं हो सकता है। पार्टिकल मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चलो भाई, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। v इक्वल्स टू 60 आया है, सो dv बाई dt इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे। हाँ, ये बात सेटिस्फाई कर रहा है सर। सो पार्टिकल मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। पार्टिकल मूव विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन, गलत बात है। पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। बेटा एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो चुका है, वेलोसिटी समय पे डिपेंड कर रही है, और आगे तुम ही बताओ, क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो अगर टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या वेलोसिटी कभी नेगेटिव होगी? नहीं। और अगर वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? तो ए के साथ क्यू का ही मैच बनता है इससे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अगली इक्वेशन उठाते हैं, v इक्वल्स टू 8t वाली। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है अपनी? v इक्वल्स टू 8t। उसने बोला t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी 8 होगी। बहुत बढ़िया, सही बात है सर। तो इसके साथ ये वाला मैच करेगा। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड इज 8 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, इसके लिए कलर चेंज करते हैं, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। पार्टिकल मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो भाई, इसका डिफरेंशिएशन करो। dv बाई dt कितना आ रहा है? 8। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो सर बिल्कुल सही बात है, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। पार्टिकल मूव विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन, गलत बात है। पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन, ये भी गलत बात है, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी। सो बी के साथ p और q दोनों का मैच बनता है। a इक्वल्स टू 16t। बेटा एक्सेलरेशन 16t है यहाँ पे। a इक्वल्स टू 16t। तो वो पहली चीज क्या बोलता है कि t इक्वल्स टू 1 पे। तो पहली बात तो मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। तो dv बाई dt इज इक्वल्स टू 16t। वेलोसिटी निकाल लेंगे यहां से, dv इक्वल्स टू 16t dt। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया यहाँ पे। सो इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, और किसी टाइम t पे वेलोसिटी v हो जाएगी। सो v इक्वल्स टू 16t स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 से लेके t तक। तो v इक्वल्स टू 8t। फिर से वही इक्वेशन बन गई क्या मेरे बच्चे? देखो एक मिनट, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। v इक्वल्स टू 8t स्क्वायर। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड वेलोसिटी क्या 8 मीटर पर सेकेंड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। तो ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगले ऑप्शन पे आइए फटाफट से। ये वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, p वाले को, कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 8। अगली चीज है वो क्या कहते हैं हमसे? अगली चीज वो हमसे कहता है कि पार्टिकल मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। नहीं सर, गलत बात है ये। आप खुद ही देखिए, एक्सेलरेशन वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है ये। तो पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर सकता है यहाँ पे, तो ये बात तो नहीं मैच करेगी। नीचे आओ, पार्टिकल मूव विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरिएबल एक्सेलरेशन साफ साफ दिख रहा है। पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम। भाई कुछ समय के बाद पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। कैसे कर सकता है? तुम खुद ही सोचो ना। वेलोसिटी आ रही है कितनी यहाँ पे? 8t स्क्वायर। पहली बात तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे इसका जो मैच है वो इन दोनों के साथ ही बनता है। अगली क्वेश्चन है, इसको खुद से एक बार ट्राई करो, देखो क्या मैच करता है इसके साथ। हाँ भाई, क्या ट्राई तुम लोगों ने क्या करे इस सवाल में? v इक्वल्स टू 60 माइनस का 3t स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। फोर्थ वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। v इक्वल्स टू 6t माइनस 3t स्क्वायर, 6t माइनस का 3t स्क्वायर,
और अब चलो भाई चेक करते हैं ना। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी होगी 8, होगी क्या? t इक्वल्स टू 1 पुट किया, वेलोसिटी हो रही है 6 माइनस का 3, नहीं सर ये तो 3 मीटर पर सेकंड है, ये मैच नहीं करेगा। फिर अगला ऑप्शन मैच करवाने की कोशिश करी, पार्टिकल मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखते हैं कांस्टेंट है कि नहीं। इसका डिफरेंशिएशन किया, dv बाई dt किया, 6 माइनस का 6t, एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है सर, यहां पे एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा, नहीं सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी नहीं है। अगला पार्टिकल मूव विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये सही बात बोली इन्होंने, पार्टिकल जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो ये इसके साथ मैच करेगा। अगली चीज, पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम, कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है सर। कब करेगा वो? पहली बात तो मैं देख लेता हूं वेलोसिटी जीरो कब होने वाली है, मैं इसमें देख लेता हूं वेलोसिटी जीरो कब होने वाली है। तो 6t इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, सो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के बाद, बेटा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी दोबारा जीरो हो जाएगी। एक बार वेलोसिटी कब जीरो थी? पहले वेलोसिटी जीरो थी t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पे, अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी, और t इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। 6 3 जा 18 माइनस का 3 इंटू 3 3 जा 9, 18 माइनस का 27। लो भाई नेगेटिव वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। नेगेटिव वेलोसिटी का तात्पर्य है कि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो भैया अब यहां पे पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो मैं इन सारी चीजों को साइड में लिखता हूं। ए के साथ किसका मैच बना था? क्यू का, तो ए के साथ मैच बना क्यू का। बी के साथ किसका मैच बना? बी का बना पी और क्यू के साथ में, तो पी और क्यू के साथ में बना। सी का मैच बनता है अपना पी के साथ और आर के साथ। डी का मैच अपना बनता है आर के साथ और एस के साथ। बेटा ये एस आएगा यहां पे, ठीक है? समझते हो बात को? गुस्सा तो नहीं हो? यहां पे डी लिखा हुआ था तो नहीं, गुस्सा नहीं होते ऐसे। देखो एस ही तो लिखा हुआ है, कहां तुम्हें डी दिख रहा था पहले? ऐसे ही तो लिखा हुआ। चलो भाई, सो हमारे ये आंसर है बेटा, दीज आर द फाइनल आंसर्स। तो उम्मीद करता हूं ऐसे मैच द कॉलम टाइप के सवाल जब आपके सामने आए तो आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसके अलावा न्यूमेरिकल अप्रोच भी होती है बेटा, न्यूमेरिकल टाइप के सवाल भी आते हैं, तो वो उसमें ज्यादा परेशान होने वाली बातें बिल्कुल भी नहीं है। सो आई थिंक अभी चीजें क्लियर हो रही है, एडवांस में कैसे सवाल आएंगे, क्या रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर करता जा रहा हूं। और ऐसा नहीं कि यहां पे आके रुक गए तुम लोग, क्वेश्चंस बहुत सारे हमें करने हैं बेटा। यहां पे मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि हम टाइम के साथ बाउंडेड भी हैं तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो सकते। तो बचे हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए। आप जो भी बुक सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, उनसे क्वेश्चंस उठा के जरूर सॉल्व कीजिए बेटा, ठीक है? बाकी अगले सेशन में जो हम बात करेंगे वो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो पहले हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर सवाल करेंगे, उसके बाद हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे। अगर इस सेशन को दोबारा देखना चाहते हो, क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस करने हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए www.magnetbrains.com, और ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको जाना है IIT JEE डिपार्टमेंट में। यहाँ पे ये दाढ़ी वाला इंसान फिजिक्स पढ़ाता है, इसके लेक्चर्स आप देख सकते हो। यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा, यहाँ पे उसमें इधर की तरफ आइएगा। यहाँ पे मेरे बच्चे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सारे, इवन आज का लेक्चर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो सारे लेक्चर्स हमने प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके रख दिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके, अलोंग विद देयर DPPs एंड देयर सॉल्यूशंस। तो सारी चीजें, हर एक चीज आपको ये वेबसाइट पे मिलेगी, तो यहां पे आके ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, आपका टाइम बचेगा। और ऐसा नहीं कि वेबसाइट पे आपको बुला रहे तो कोई यहां पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री है बेटा आपके लिए। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 लेक्चर देखने के बाद आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की डिमांड की जाए या फिर आपसे कोई बोला जाए कूपन कोड लगा लो। ऐसे कोई कूपन कोड हमारे यहाँ नहीं चलते, ठीक है? तो आपकी मर्जी भाई, जितने बार आपको लेक्चर देखना है, जब भी लेक्चर देखना है, आप आराम से फ्री होकर लेक्चर देखिए, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको जरूर दबाना है। उसके बगल में जो घंटा है उसको जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपने भाई बंधुओं तक इन सेशन को जरूर पहुंचाइए, उनको भी बोलिए कि भाई जेई की अगर तैयारी करनी है तो इधर उधर अब टाइम वेस्ट ना करें, सीधा यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पे आके ज्वाइन करें और अपनी जेई की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलें, ठीक है? सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। और बस इतनी ही बातें हैं आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।